सो गाइज वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू दी टैक्सेशन सेशन। एक न्यू स्लाइड आपको दिख रही होगी सामने। मेरे ख्याल से जीएसटी मैकेनिज्म जो हमने इस चार्ट में पढ़ा हुआ है ये आपके भेजे में फिट हो गया होगा अभी, राइट? फिर से रिपीट करने की जरूरत है क्या? मतलब ऐसी सिचुएशन आनी चाहिए कि यार चार्ट देख लिया, नींद में आके भी मैं आपको पूछता हूं अरे बताओ जीएसटी मैकेनिज्म कौन सा एग्जाम्पल देखा था अपन ने, आपको सब चीजें जुबानी याद रहनी चाहिए। उस सिचुएशन पे हम पहुंचे हैं क्या? हाँ या ना? हमने यहाँ पे काफी डिटेल में देखा था कि वैल्यू ऐड कैसे हो रहा है। मैंने आपको बताया था कि कैसे एक कस्टमर जो पहले सप्लायर था वो भी कस्टमर बन जाता है, जो पहले कस्टमर था वो भी सप्लायर बन जाता है, किस तरीके से जीएसटी कलेक्ट किया जाता है, रिकवर किया जाता है और पे किया जाता है गवर्नमेंट को, राइट? याद आ रही है चीजें? हाँ या ना? जो हमने कल देखी थी, कल काफी डिटेल में हमने इन चीजों के ऊपर बात की थी, इफ यू रिमेंबर, राइट? चलिए सामने ध्यान देना स्क्रीन के ऊपर। पढ़ना चाहोगे क्या पहले, ये एक्सप्लेन करूं मैं? एक काम करते हैं, मैं पहले एक्सप्लेन करता हूं, समझ लो, बाद में प्रॉपर तरीके से उसको रीड करना, ये लिखना भी है हमें बुक में, ठीक है? ध्यान देना, जीएसटी के पहले जो भी टैक्सेशन सिस्टम था वहां पे देयर वाज वन इफेक्ट दैट वाज हैपनिंग एंड दैट इफेक्ट वाज नोन एज कास्केडिंग इफेक्ट। सर कास्केडिंग इफेक्ट मतलब क्या? कास्केडिंग इफेक्ट का मतलब सिंपली ये है कि टैक्स ऑन टैक्स। मुझे बताओ, हमने वैल्यू डिफाइन की कि यार ये फोन 1 लाख रुपए का है, इस 1 लाख रुपए के ऊपर जीएसटी लगेगा। ये हमने सोचा, डिफाइन किया, यही हमने देखा। 1 लाख रुपए के ऊपर 10,000 रुपए सपोज जीएसटी लग गया, सपोज अज्यूमिंग 10% इज द रेट ऑफ जीएसटी। ये 10,000 के ऊपर मैं आपको फिर से बोल रहा हूं भाई, जीएसटी के ऊपर जीएसटी भर। जीएसटी लगा ना, फोन के ऊपर तूने जीएसटी भरा ना, अब जीएसटी के ऊपर जीएसटी भर। आपको कैसा लगेगा? यार ये लोग तो लूटने बैठे हुए हैं कि पहले एक गुड्स जो मैंने परचेज किया उसके ऊपर मैं टैक्स पे करूं, फिर उस टैक्स के ऊपर भी मैं टैक्स पे करूं। आप सोचो ना, मतलब आपने जो कमाया इनकम उसके ऊपर आपने टैक्स पे किया, उस टैक्स के ऊपर आप फिर से टैक्स पे कर रहे हो। समझने आ रहा है कुछ मैं क्या बोल रहा हूं? इस कंसेप्ट को बोलते हैं कास्केडिंग इफेक्ट। जब टैक्स के ऊपर टैक्स लगता है उसको हम बोलते हैं कास्केडिंग इफेक्ट। जीएसटी से पहले जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन जो था, इनडायरेक्ट टैक्स तो था पूरा, जितने भी टैक्सेस थे, एक्साइज बोलो या वैट बोलो, सीएसटी बोलो, सर्विस टैक्स बोलो, यहां कास्केडिंग इफेक्ट कुछ मात्रा में था। मतलब टैक्स पे भी टैक्स लगता था। आज जीएसटी के अंदर में भी है, टैक्स ऑन टैक्स है, बट इतनू सा है, इतनू सा, बहुत छोटा। मतलब इन्होंने ट्राई किया है कि टैक्स ऑन टैक्स के इफेक्ट को निकाल दिया जाए, बट ऑब्वियसली इतना आसान नहीं है, तो काफी हद तक निकल गया, बट अभी भी थोड़ा सा पेंडिंग है। इसी कास्केडिंग इफेक्ट का एग्जांपल आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, जीएसटी के पहले और जीएसटी के टाइम पे। ध्यान देना, समझा रहा हूं मैं। मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर ने 1 लाख रुपए में चीज को बनाया, बेसिक कॉस्ट 1 लाख रुपए लगा उसको, ठीक है? कॉस्टिंग में बेसिक कॉस्ट क्या होता है पढ़ा होगा आपने, सिर्फ नॉर्मल जो बेसिक कॉस्ट लगा है, उस कॉस्ट के ऊपर अब मैन्युफैक्चर हो गया। हमने देखा है कि यार जीएसटी से पहले मैन्युफैक्चर हुआ कि इट वाज द ट्रिगरिंग इवेंट फॉर एक्साइज ड्यूटी। मैन्युफैक्चर हुआ कि एक्साइज लेने आ जाएगी गवर्नमेंट, हाँ या ना? राइट? जैसे एक्साइज लेने आ जाती है उसका परसेंटेज है, सपोज 10% है, यहां पे एक्साइज पे करना है 1 लाख रुपए के ऊपर 10% इज 10,000। 10,000 सपोज एक्साइज ड्यूटी है। अब मैन्युफैक्चर करके संभाल के तो नहीं रखूंगा ना, उससे थोड़ी ना मुझे पैसा मिलेगा, बेचना पड़ेगा तब पैसा मिलेगा। देखा है हमने ये कंसेप्ट, राइट? मैंने बेच दिया, जैसे ही मैं बेचता हूं मुझे वैल्यू एडेड टैक्स वैट गवर्नमेंट को देना पड़ेगा एट द रेट ऑफ से सपोज 10%। अब ये वैल्यू एडेड टैक्स जो है, इसके लिए ये किसके ऊपर कैलकुलेट किया जाएगा? बेसिक कॉस्ट नंबर 1, नंबर 2 एक्साइज ड्यूटी। क्यों, क्या, कैसे बताऊंगा, पहले समझो जो बोल रहा हूं। बेसिक कॉस्ट क्या है? 1 लाख, 10% एक्साइज ड्यूटी 10,000, टोटल कितना हुआ? 1,10,000। ये कुल मिला के बन जाता है बेसिक कॉस्ट फॉर द पर्पस ऑफ वैट। वैट कितने पे लगेगा? 1,10,000 पे लगेगा। मुझे एक बात बताओ, 1 लाख रुपए आपका एक्चुअल कॉस्ट है, उसके ऊपर 10,000 टैक्स है। 1 लाख रुपए के ऊपर टैक्स लग चुका है, उस 10,000 के ऊपर भी आप टैक्स पे कर रहे हो। समझ लो क्या बात को? हाँ या ना? यहां अगर आप ध्यान से देखोगे, ये जो 1 लाख है, 1 लाख रुपीज जो है इंटू 10% एक्साइज कितना हो गया? 10,000। अब मुझे बताओ, आप जब वैट ले रहे हो तो आपने बेचा क्या है? ये 1 लाख रुपए का गुड्स, तो इसके ऊपर 10% आना चाहिए ना। इसके ऊपर 10% कितना है? 10,000।
तो ये 10,000, यहां तो 11,000 है, ये 10,000 के ऊपर भी इंटू 10% आया है इज इक्वल टू 1,000, और ये 1,000 और ये 10,000 मिला के ये 11,000 आपको यहां दिख रहा है। समझ रहा है कुछ? हाँ या ना? मतलब सर हो क्या रहा है यहां पे, 1,00,000 के ऊपर पहले मैं एक्साइज भरूंगा, उसी 1,00,000 के ऊपर मैं वैट भरूंगा, ठीक है, जस्टिफाइड, मान्य, ठीक है। ये 10,000 जो हमने पे किया एक्साइज का, उसके ऊपर भी मैं 10% वैट भर रहा हूं, तो पागलपन है ना। मतलब मैंने टैक्स के ऊपर टैक्स पे किया। ये देखो, ये 10,000 रुपए वैट से कोई दिक्कत नहीं है, ये 10,000 रुपए एक्साइज से कोई दिक्कत नहीं, गवर्नमेंट ने बोल के लिया हुआ है। बट ये जो 1,000 रुपए है, ये तो जस्टिफाइड ही नहीं है ना यार। मतलब तुम एक्साइज भर रहे हो इसीलिए तुम ये 10% एक्स्ट्रा भर रहे हो, नहीं तो ये भरते ही नहीं तुम। इतने से आपके गुड्स चीप हो जाते, आपके गुड्स का प्राइस 1,000 रुपए से कम हो जाता। गाइज गेटिंग दी पॉइंट, यस और नो? ठीक है। अब ये रहा एक किस्सा, जब तक मैन्युफैक्चरर किसी को सेल करता है, व्हाट नेक्स्ट? डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर, रिटेलर, जो भी होगा। लड़कियां रिप्लाई कर रही है सिर्फ, लड़कियां, हाँ, बाकी लोग को समझा ही नहीं शायद। अजिंक्य, शोभित, हिमानीश, रजत, या आलसी हो तुम लोग, दोनों में से एक बात। हाँ चलो ध्यान दो, डिस्ट्रीब्यूटर, मुझे बताओ यहां पे ये 1,00,000 और ये 10,000, 1,10,000 के ऊपर आपने वैट कैलकुलेट किया। हमने कंसेप्ट देखा है इनपुट आउटपुट, इनपुट जीएसटी, आउटपुट जीएसटी। जीएसटी के पहले भी इनपुट वैट आउटपुट वैट हुआ करता था, सेम लॉजिक, आउटपुट वैट ऑन सेल्स, इनपुट वैट ऑन परचेस, एज सिंपल एज दैट। ध्यान देना, 1,00,000 बेसिक कॉस्ट, 10,000 एक्साइज ड्यूटी, कुल मिला के कितना अमाउंट है? 1,10,000। क्लियर है? डिस्ट्रीब्यूटर ने इतने में परचेज किया प्लस वैट। अब ये जो वैट होगा, ये वैट तो डिस्ट्रीब्यूटर के पास से लेकर के मैन्युफैक्चरर ने गवर्नमेंट को दे दिया। किसके नाम पे दिया? डिस्ट्रीब्यूटर के नाम पे। तो ये डिस्ट्रीब्यूटर के नाम पे 10,000 रुपए का वैट गवर्नमेंट के पास जमा है, ठीक है। इसने अपना मार्जिन ऐड किया से 20%, ये 20% आ गया, 22,000। टोटल कितना हो गया? 1,32,000। ये 1,32,000 इसका सेलिंग प्राइस, इसके ऊपर ये वैट लगाएगा। वैट कितना है? 10% है, तो 1,32,000 पे 10% इज 13,1200। कुल मिला के प्राइस कितनी होगी? 1,45,200 कस्टमर के लिए, एंड कंज्यूमर के लिए। मुद्दे की बात देखो, समझना चीज को। मैन्युफैक्चरर, मुझे बताओ मैन्युफैक्चरर को एक्साइज में रजिस्टर करने की जरूरत है क्या? यस और नो में जवाब देना, हर इंसान जवाब देगा। मैन्युफैक्चरर को एक्साइज में रजिस्टर करने की जरूरत है क्या? जीएसटी से पहले की बात कर रहा हूं मैं। जैसे ही मैन्युफैक्चर होता है वैसे एक्साइज लगता है, तो अगर एक्साइज लगना है तो उसके लिए हमें एक्साइज में रजिस्टर करना पड़ेगा ना, तब जाके मैं एक्साइज के कैलकुलेशंस करूंगा, एक्साइज कलेक्ट करूंगा और गवर्नमेंट को पे करूंगा। तो एज अ मैन्युफैक्चरर क्या मेरे ऊपर एक्साइज लगेगा? हाँ या ना? चैट बॉक्स यूज करो, लाइव बैच वालों, सभी का आंसर चाहिए। लगेगा? क्लियर है यहां तक कंसेप्ट? सभी बोलो यस। मतलब एज अ मैन्युफैक्चरर मुझे एक्साइज कलेक्ट करना और पे करना, क्योंकि मैं मैन्युफैक्चर कर रहा हूं। जैसे ही मैन्युफैक्चर होता है मुझे एक्साइज पे करना होता है। कंसेप्ट क्लियर है? राइट नाउ मुझे बताओ एज अ डिस्ट्रीब्यूटर, यस और नो में जवाब देना। हाँ राइट। एज अ डिस्ट्रीब्यूटर, एज अ डिस्ट्रीब्यूटर मुझे बात बताओ, एज अ डिस्ट्रीब्यूटर मेरा काम क्या है? यहां से परचेस कर, अपना पैसा जोड़, कमीशन लगा, यहां पे बेच दे। ले लो, परचेस करो, पैसा जमाओ, उसके ऊपर अपना प्रॉफिट डालो, बेच दो, बस इतना ही काम है मेरा। क्या मुझे एक्साइज लगेगा? यस और नो? सर वगैरह मत लिखो, वाई या एन प्रेस करो, वाई मतलब यस, एन मतलब नो, सिंपल। लगेगा? नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। क्लियर है? क्यों नहीं लगेगा? बिकॉज मैं मैन्युफैक्चर कर ही नहीं रहा हूं। अगर मैं मैन्युफैक्चर करूंगा तो ही मुझे एक्साइज लगेगा। अब मेरा दूसरा सवाल, और दो क्वेश्चन है। क्या एज अ मैन्युफैक्चरर मुझे वैट लगेगा या नहीं लगेगा? वैट या सीएसटी जो भी, क्या मुझे वैट लगेगा या नहीं लगेगा? यस और नो? एज अ मैन्युफैक्चरर, एज अ मैन्युफैक्चरर यस लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि मैं मैन्युफैक्चर करने में बेचूंगा ना, बेचूंगा तब तो पैसा आएगा। तो जब मैं बेचूंगा उस समय पे मुझे गवर्नमेंट को वैट देना है। कंसेप्ट क्लियर है? यस। मुझे बताओ, डिस्ट्रीब्यूटर हूं मैं, एज अ डिस्ट्रीब्यूटर, एज अ होलसेलर, एज अ रिटेलर, क्या मुझे वैट लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा, राइट। मतलब एज अ मैन्युफैक्चरर मुझे एक्साइज भी लगेगा, मुझे वैट भी लगेगा। एज अ डिस्ट्रीब्यूटर मुझे सिर्फ और सिर्फ वैट लगेगा। यहां तक कंसेप्ट क्लियर है आपका? मजे की बात देखो,
मजे की बात देखना, मैन्युफैक्चरर ने आउटपुट एक्साइज दिया, डिस्ट्रीब्यूटर ने, अच्छा आउटपुट एक्साइज के साथ आउटपुट वैट भी दिया। ये इसने मैन्युफैक्चर किया और ये इसने सेल कर दिया, ठीक है। क्या ये डिस्ट्रीब्यूटर के लिए ये आउटपुट वैट बन जाएगा इनपुट वैट? यस और नो? हमने देखा है ना, आउटपुट मतलब क्या, जीएसटी वही है, वैट वही है, आउटपुट सेल वाले की तरफ से, इनपुट परचेस वाले की तरफ से। धीरे धीरे याद आ रही है चीजें शायद आपको, राइट। आउटपुट वैट जो है, ये आउटपुट वैट इसके लिए इनपुट वैट बन जाएगा, ठीक है। मुझे बताओ, क्या ये आउटपुट एक्साइज इसके लिए आउटपुट इनपुट एक्साइज बनेगा क्या? यस और नो? आउटपुट वैट इसके लिए इनपुट वैट बन गया, आउटपुट एक्साइज उसके लिए इनपुट एक्साइज बनेगा क्या? नो बोल रहे हो? अरे क्यों? एक्साइज तो एक्साइज ही है ना। मैन्युफैक्चरर के लिए आउटपुट है क्योंकि वो सेल कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर के लिए इनपुट है क्योंकि वो परचेस कर रहा है ना क्यों बोल रहे हो? जो ना बोल रहे मुझे समझाओ, बोलो क्यों ना, व्हाई नो? यस एनीवन, यू कैन अनम्यूट एंड टेल। क्यों नहीं? अच्छा कोई ऐसा है क्या जो मेरे साथ है कि सर हां आउटपुट एक्साइज का इनपुट एक्साइज होगा? एनीवन? एक भी स्टूडेंट नहीं। आरजू इज सेइंग डिस्ट्रीब्यूटर को एक्साइज नहीं लगता है बिकॉज दे डोंट मैन्युफैक्चर। नहीं, डिस्ट्रीब्यूटर को एक्साइज लगे या ना लगे मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं अगर इसके लिए आउटपुट है तो इसके लिए इनपुट क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? इसने सेल किया, उसने परचेस किया, लगना चाहिए ना। सर इट्स पेड ऑन मैन्युफैक्चर ओनली। हाँ ना, तो मैं कहां कुछ बोल रहा हूं। देखो मैन्युफैक्चरर ने एक्साइज किसके पास से लिया? डिस्ट्रीब्यूटर के पास से लिया। डिस्ट्रीब्यूटर ने पे तो किया ना एक्साइज। मैन्युफैक्चर भले मैन्युफैक्चरर ने किया हो। बोलो हाँ या ना? बोलो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब तक मैं सेल नहीं करता, मैं सप्लायर हूं, मैं सेलर हूं, आप परचेसर हो, जब तक मैं आपको सेल नहीं करता तब तक क्या आप मुझे पैसा दोगे? नहीं। जब मैंने सेल किया तभी आप मुझे पैसा दोगे। जब आप मुझे पैसा दोगे तो ही मैं गवर्नमेंट को पैसा डिपॉजिट करूंगा, बराबर। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने मैन्युफैक्चर कर दिया, जब तक मैं ये मैन्युफैक्चर किया हुआ गुड्स आपको सेल नहीं करता हूं तब तक क्या गवर्नमेंट मेरे पास से एक्साइज नहीं मांगेगा? गवर्नमेंट तो उसी समय आ जाएगा जैसे उसको खुशबू आ गई, स्मेल आ गई कि भाई मैन्युफैक्चर हो रहा है, तभी गवर्नमेंट आ जाएंगी, बोलेंगे तूने मैन्युफैक्चर किया ना, पैसा निकाल। तू पैसा दे, बाद में तू रिकवर कर जिससे रिकवर करना है, तू किया नहीं किया मुझे फर्क नहीं पड़ता, तूने मैन्युफैक्चर किया, मेरे को पैसा चाहिए एक्साइज का, मुझे उससे संबंध नहीं, तू सेल करेगा नहीं करेगा। जब तू सेल करेगा हम फिर आएंगे, वैट मांगने के लिए। बट आज तूने मैन्युफैक्चर कर लिया है, पैसा निकाल। मतलब मैन्युफैक्चरर एक्साइज ड्यूटी डिस्ट्रीब्यूटर से नहीं ले रहा है, मैन्युफैक्चरर एक्साइज ड्यूटी खुद के पॉकेट से पे कर रहा है गवर्नमेंट को। समझ रहे हो क्या बात को? खुद के पॉकेट से, डिस्ट्रीब्यूटर से ले ही नहीं रहा है। डिस्ट्रीब्यूटर से वो सिर्फ वैट ले रहा है क्योंकि वैट में वो भी रजिस्टर्ड है और उसको वैट का बेनिफिट मिलेगा, उसको इनपुट टैक्स कंसीडर किया जाएगा डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, एक्साइज को नहीं। एक्साइज मैं खुद के पॉकेट से दे रहा हूं। तो सर अगर एक्साइज मैन्युफैक्चरर खुद के पॉकेट से दे रहा है तो फिर यहां पे हमने डिस्ट्रीब्यूटर कॉस्ट के लिए बेसिक और एक्साइज क्यों पकड़ा? मुझे एक बात बताओ, मैन्युफैक्चरर के पॉकेट से गया, बराबर, मतलब उसके प्रॉफिट से वो अमाउंट कम हो गया, वो क्यों नुकसान करके लेगा? एंड में परचेस कौन कर रहा है? आप परचेस कर रहे हो। बेच कौन रहा है? आप बेच रहे हो कस्टमर को। पैसा कौन कमा रहा है? प्रॉफिट आप कमा रहे हो। वो उसके पॉकेट से एक्साइज क्यों भरेगा? हाँ ये बात सही है कि भरना उसे है, वो आपके ऊपर ढकेल नहीं सकता कि मेरे को मेरे कस्टमर ने नहीं दिया इसके लिए मैंने तुझे एक्साइज नहीं दिया। गवर्नमेंट को ऐसा नहीं बोल सकता, भरना तो उसे ही है, बट वो रिकवर तो जरूर कर सकता है ना आपसे। बोलेगा ना मैंने एक्साइज भरा है इतना 10,000 का, 10,000 रुपए दे दे, मटेरियल लेके जा। तो इसका मतलब यह है कि यार डिस्ट्रीब्यूटर चाहे ना चाहे, डिस्ट्रीब्यूटर के लिए ये एक्साइज जो है ये कॉस्ट बन जाता है। कॉस्ट क्यों बनता है? बिकॉज डिस्ट्रीब्यूटर मैन्युफैक्चरर नहीं है। अगर डिस्ट्रीब्यूटर भी मैन्युफैक्चरर होता तो इस डिस्ट्रीब्यूटर को भी इनपुट एक्साइज मिलता और वो इनपुट एक्साइज का बेनिफिट ले सकता जब भी वो खुद मैन्युफैक्चर करता, उसमें से वो अमाउंट माइनस कर सकता। जैसे डिस्ट्रीब्यूटर आज वैट के अंदर रजिस्टर्ड है तो यहां का आउटपुट वैट इसके लिए बन गया इनपुट वैट। अब जब ये डिस्ट्रीब्यूटर आगे जाने वाले किसी कस्टमर को सेल करता है उस समय पे ये कस्टमर के पास से जीएसटी लेगा, उस जीएसटी में से ये इनपुट या वैट लेगा, सॉरी वैट लेगा, पहले वैट की बात कर रहा ना मैं, ये वैट ले लेगा और उस वैट में से ये वाला वैट माइनस करेगा, ये आउटपुट वैट लेगा ना, आउटपुट में से इनपुट माइनस करेगा, जो बचा हुआ बैलेंस है ये बैलेंस गवर्नमेंट को पे करेगा।
समझ रहे हो क्या? ये क्यों हो रहा है? बिकॉज डिस्ट्रीब्यूटर को भी वैट एप्लीकेबल है, मैन्युफैक्चरर को भी वैट एप्लीकेबल है। पहले क्या होता था जीएसटी के पहले, एक्साइज तो सिर्फ मैन्युफैक्चरर को एप्लीकेबल है, डिस्ट्रीब्यूटर को तो एप्लीकेबल ही नहीं है। बट डिस्ट्रीब्यूटर के पास से ही पैसा जाएगा ना एक्साइज के लिए, देगा ये गवर्नमेंट को, जिम्मेदारी इसकी है गवर्नमेंट को देने की, इसके पास से लेके देने की नहीं है। बट ये खुद अपने पॉकेट से क्यों निकालेगा? ये तो कॉस्ट में ऐड कर देगा ना, ये बोलेगा 10,000 मुझे टैक्स भरना पड़ा, वो भी मैं कॉस्ट में ऐड करूंगा और उसके बाद में पैसा लूंगा, तो ये कॉस्ट बन जाता है डिस्ट्रीब्यूटर के लिए। क्यों? क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर मैन्युफैक्चरर नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटर एक्साइज में रजिस्टर्ड नहीं है, देयरफॉर वो उसका बेनिफिट नहीं ले सकता। हाँ, डिस्ट्रीब्यूटर वैट में रजिस्टर्ड है, वो वैट का बेनिफिट ले सकता है। समझ रहे हो बात को? हाँ या ना? क्या ये कंसेप्ट सभी को समझा है? मुझे बताओ हाँ या ना। एक दो स्टूडेंट्स को समझा, 3 4 5 6 7 8। आरजू आपके डाउट पे आता हूं, 9 10 11। ठीक है, चलो आ रहे हैं रिप्लाई, समझा है सबको? आरजू बोलो, डाउट बोलो, यू कैन आस्क। सर, अगर डिस्ट्रीब्यूटर कस्टमर से जब पैसे वसूल करेगा तो विल ही जो उसने 10,000 रुपए मतलब जो एक्साइज के लिए दिया दिए हैं। डिस्ट्रीब्यूटर, क्या वो डिस्ट्रीब्यूटर कस्टमर पे भी 10,000 रुपए लगाएगा? देखो ना, देखो क्या है, अगर मैं इनपुट नहीं ले सकता हूं किसी चीज का तो मेरा कॉस्ट बन जाता है। क्यों? क्योंकि मुझे बेनिफिट नहीं लेते आएगा, मैं उसको माइनस नहीं कर सकता हूं, मैं वैट को माइनस कर सकता हूं। मुझे बताओ डिस्ट्रीब्यूटर ने अपना कॉस्ट कितना पकड़ा? 1,21,000 पकड़ा या 1,10,000 पकड़ा? ये एग्जांपल में 1,10,000 पकड़ा, 1,21,000 दिया ना उसने एक्चुअल में, बट उसको पता है कि ये जो मैंने 11,000 दिए हैं ना, इसका मुझे बेनिफिट मिलेगा। ये 11,000 मेरे ही नाम पे मैन्युफैक्चरर ने गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट किए हैं, और वो 11,000 रुपए मुझे मिलेंगे जब मैं गवर्नमेंट के पास मेरे कस्टमर का पैसा लेके जाऊंगा। यानी कि ये 13,200 जब मैं मेरे कस्टमर का पैसा गवर्नमेंट के पास लेके जाऊंगा डिपॉजिट करने के लिए, तब गवर्नमेंट मुझे वो 11,000 रुपए का बेनिफिट दे देगा। मतलब 13,200 माइनस 11,000, बचे हुए 2,200 मुझे सिर्फ गवर्नमेंट को देने हैं। समझ रहे हो बात को? तो ये बचा हुआ जो 10,000 है, ये मुझे बेनिफिट नहीं मिलेगा, ये तो मेरा कॉस्ट है। बेनिफिट मिलता अगर मैं भी मैन्युफैक्चरर होता, तो अगर मैं भी मेरे कस्टमर से एक्साइज ले सकता तो मुझे भी इसका इनपुट एक्साइज मिल जाता। बट मैं तो सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर हूं, मेरा काम परचेस करना और सेल करना है, मेरा काम मैन्युफैक्चर करना है ही नहीं। अगर मेरा काम मैन्युफैक्चर करना होता तो उस केस में ये 10,000 का बेनिफिट भी मैं ले पाता। तो इस केस में ये 10,000 मेरा कॉस्ट बन गया, इसमें से 1,00,000 रुपए का आपका गुड्स है, 10,000 रुपीज का आपका एक्साइज है। समझ रहे हो बात को? उसके ऊपर उसने मार्जिन ऐड किया अपना। इसका मतलब क्या हुआ? इसने 10,000 रुपए एक्साइज के अपने कस्टमर से खरीदे, अपने कस्टमर से रिकवर किए, अपना मार्जिन ऐड किया। जो भी मार्जिन है, टोटल प्राइस हो गई, इसके ऊपर वैट लगा लिया और ये पैसा उसने कस्टमर से ले लिया। अब जब कस्टमर के पास से 145,200 लेगा, इसमें से ये 132 अपने पास रखेगा, इसका कॉस्ट, इसका प्रॉफिट। बचे हुए 13,200 इसके लिए आउटपुट वैट हो गया है। ये आउटपुट वैट गवर्नमेंट को जाएगा, बट गवर्नमेंट बोलेंगी भाई 11,000 तूने ऑलरेडी दिए हुए है, इसका इनपुट वैट माइनस कर ले और बचे हुए 2,200 दे दे। इतना पैसा ये जाके गवर्नमेंट को पेड करेगा, पेड वैट। समझा सभी को क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं मैं? प्री जीएसटी समझा सभी को? जीएसटी के पहले क्या होता था ये समझा सभी को? यस। अब मैं ये स्क्रीन जूम करता हूं, अब पोस्ट जीएसटी को देखो और आप लोग मुझे बताओगे कि यहां पे क्या ऑब्जर्वेशन आता है आपका। आई गिव यू 2 to 3 minutes, ट्राई। डन।
अरे नालायकों, मैं पूछ रहा हूं डन, बट मैंने उसके पहले बोला था जिसको समझा है डिफरेंस बताओ, क्या डिफरेंस लग रहा है दोनों में, क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो? बस डन डाल के छोड़ देने का ना। यस एनीवन, कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा? किसको कुछ समझा है क्या हो रहा है यहां पे? ना तो बोलो कम से कम। सर देर इज नो टैक्स ऑन टैक्स नाउ। ये अच्छा है सर, आपने स्टार्टिंग में बताए थे टैक्स ऑन टैक्स हो रहा है जो अभी नहीं हो रहा है, तो सर नहीं है। कैसे नहीं है? अच्छा चलो जाने दो, ध्यान दो सामने। देखो, मैन्युफैक्चर का कॉस्ट कितना है? 1 लाख रुपए, ठीक है। मैन्युफैक्चर होते मैन्युफैक्चर करने के बाद तुरंत क्या लगने वाला है? एक्साइज था पहले, अभी क्या है? जीएसटी है उसके जगह पे, जीएसटी लगा दिया। गवर्नमेंट आया, गवर्नमेंट ने बोला देख तूने मैन्युफैक्चर कर लिया भाई, मैन्युफैक्चर करके तो अभी क्या कर रहा है? सेल कर रहा है, जीएसटी दे। 1,20,000 टोटल हो गया, जीएसटी ले लिया। अब यहां देखो, डिस्ट्रीब्यूटर के लिए कॉस्ट 1 लाख ही है। डिस्ट्रीब्यूटर के लिए कॉस्ट ज्यादा 1,10,000 1,20,000 नहीं है। क्यों? क्योंकि जीएसटी का आउटपुट, जीएसटी का इनपुट। मुझे बताओ, मैन्युफैक्चरर जीएसटी में रजिस्टर्ड है क्या? जी हां। किस वजह से रजिस्टर्ड है? वो मैन्युफैक्चर भी कर रहा है इसीलिए भी, प्लस वो सेल भी कर रहा है इसलिए भी। दोनों चीजों की वजह से ये मैन्युफैक्चरर जो है ना, ये मैन्युफैक्चरर जीएसटी में रजिस्टर्ड है। और डिस्ट्रीब्यूटर सेल कर रहा है, परचेस करके प्रॉफिट कमा रहा है, तो वहां पे भी जीएसटी आ जाता है। मतलब दोनों भी लोग एक ही टैक्स के अंदर रजिस्टर्ड है। यहां पे एक इंसान 2 टैक्स में रजिस्टर्ड था, दूसरा इंसान एक ही टैक्स में रजिस्टर्ड था। तो जिसमें कॉमनली दोनों रजिस्टर्ड थे उसका बेनिफिट पास ऑन हुआ, एक्साइज का नहीं हुआ। एक्साइज का बेनिफिट लूज हो गया। बेनिफिट तो जान दो, छोड़ो उस चीज को, पर बेनिफिट के चक्कर में वैट के ऊपर भी, मतलब एक्साइज के ऊपर भी वैट लग गया। बट यहां अगर आप देखोगे, यहां पे डिस्ट्रीब्यूटर ने अपना मार्जिन ऐड कर दिया, 1,20,000 हो गया टोटल, उसके ऊपर जीएसटी लगा दिया 144। अब 144 टोटल हो गया है। ये कितना है? 24,000 माइनस 20,000, बचा हुआ 4,000, ये गवर्नमेंट को पे करेगा जाके जीएसटी। मतलब बेनिफिट पास ऑन हुआ, टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं लगा। बेसिक कॉस्ट के ऊपर टैक्स लगा, यहां भी बेसिक कॉस्ट प्लस मार्जिन, उसके ऊपर टैक्स लगा। मतलब सिर्फ वैल्यू, वैल्यू के ऊपर टैक्स। कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन, कस्टमर के लिए, फाइनल कस्टमर के लिए पहले 1,45,200 प्राइस थी, आज 1,44,000 प्राइस है। मतलब यहां 1,40,000 के आसपास के प्राइस के ऊपर ही 1,200 रुपए बच गए। सोचो, जो लोग लाखों करोड़ों में परचेसेस कर रहे हैं और जहां ये ट्रांजेक्शन एप्लीकेबल होते हैं, वहां कितना पैसा बच गया? सिर्फ टैक्स ऑन टैक्स, बस। कुछ लॉजिक नहीं, कुछ नहीं, टैक्स ऑन टैक्स। सिस्टम ही ऐसा बना हुआ था पहले। समझ रहे हो बात को? बेजे में गया है कास्केडिंग इफेक्ट क्या होता है। यही टैक्स ऑन टैक्स जो पहले होता था और जो अभी नहीं हो रहा है, इसी को हम कास्केडिंग इफेक्ट बोलते हैं टेक्निकल भाषा में। गेटिंग दी पॉइंट गाइस? क्लियर है? चलो, अच्छा मैं यहां पे आज वो समरी बुक की बात करेंगे। पहले तो मेरे दिमाग से कल निकल गया था। दूसरी चीज मैं बोलना चाहूंगा, जो लोग फाउंडेशन पढ़े हुए हैं उनको तो ठीक है, चलो पता है, बट जो लोग इंटरमीडिएट में पहली बार मुझसे पढ़ रहे हो, प्लीज बी फ्रैंक, एकदम फ्री रहो। मैं उस टाइप का टीचर नहीं हूं जो कुछ गलत क्वेरी पूछ लेते हैं, भाई ये क्यों पूछ रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है, वैसा क्यों कर रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आप जितने भी क्वेरीज आते हैं, मैं उल्टा खुश रहूंगा कि आप क्वेरीज पूछ रहे हो, कितने भी डम क्वेश्चंस क्यों ना हो, कितने भी गलत क्वेश्चंस क्यों ना हो। गलत आंसर आ रहे हैं ना, बिंदास दो, किसको पता नहीं कुछ क्या है क्या नहीं है, ठीक है। शर्म शर्म आने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि मेरे आजू बाजू वाले क्या सोचेंगे। जो सोचना सोचने दो, अपना काम है आंसर देना, अपना नॉलेज बढ़ाना। जितना हम डिस्कशन करेंगे, जितने आप क्वेरीज पूछोगे, उतने आपके माइंड की क्लैरिटी ज्यादा हो जाएंगी। सिंपल सी बात है। मेरे लिए तो उल्टा फायदा, आप क्वेरी नहीं पूछो तो मुझे डिस्कशन कम करना पड़ेगा। बट आप ये समझो, अगर आप डिस्कशन करते हो, आप इंटरेक्ट करते हो, भले रॉन्ग आंसर्स देते हो, उस पर डिस्कशन होंगे और कंसेप्ट आपके माइंड के क्लियर हो जाएंगे। जीएसटी ऐसा सब्जेक्ट है जो इंटरमीडिएट में है, जो फाइनल में है, और सीए बनने के बाद आप सिर्फ जीएसटी के अंदर में काम करके भी लाखों करोड़ों कमा सकते हो। तो प्रैक्टिकली ऑल्सो वेरी वेल इंपॉर्टेंट। अच्छा, दूसरी चीज, अगर समझो आपने सीए छोड़ दिया, बीच में से नहीं कंप्लीट किया, या कर नहीं पाए, या कंप्लीट कर दिया बट आप कोई बिजनेस वगैरह कर रहे हो, कोई दूसरा जॉब कर रहे हो, आप सीए के रिलेटेड कुछ नहीं कर रहे हो, तो भी जीएसटी तो हमारे हर सुबह से शाम तक के एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। फोन खरीदने जाओ, जीएसटी है। मोबाइल खरीदो, जीएसटी है। फोन खरीदो, जीएसटी है। लैपटॉप खरीदो, जीएसटी है। टूथपेस्ट खरीदो, जीएसटी है। कैलकुलेटर खरीदो, जीएसटी है। चॉकलेट खरीदो, जीएसटी है। होटल में खाना खाने जाओ, जीएसटी है। और लोग तो बिंदास बोलते हैं, अरे वो कल बजट आया था, वो निर्मला दीदी ने जीएसटी बढ़ा दिया तो हम ज्यादा टैक्स लेंगे। अपने को अगर पता होगा क्या बढ़ा है क्या नहीं बढ़ा है और जीएसटी कैसा कलेक्ट किया जाता है, हम हमारा बहुत फायदा कर सकते हैं। समझ रहे हो बात को? हाँ या ना? तो प्लीज सब्जेक्ट पे ध्यान देना। छोटा सा सब्जेक्ट है, 40 मार्क का है वैसे कंपैरिजन में। एंड एट द सेम टाइम लेट मी आल्सो टेल यू दैट इस सब्जेक्ट से आपको स्कोरिंग भी बहुत ज्यादा मिलेगा। आपके पूरे इंटरमीडिएट के कोर्स में स्कोरिंग बहुत मिलेगा एग्रीगेट के लिए। एंड प्लीज प्लीज रिस्पॉन्ड, ठीक है।
जितना रिस्पॉन्ड करोगे उतना आपको क्लैरिटी मिलेगा। डम से डम क्वेश्चन पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। जो बच्चे मेरे से फाउंडेशन पढ़े हुए हैं उनको पता है, वी आर वेरी फ्री, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, अगर नहीं जमा कुछ यहाँ पे, अलग से व्हाट्सएप करो, 24 घंटे के अंदर अपन या तो फोन पे बात करेंगे या वॉइस नोट भेज दूंगा कि क्या दिक्कत है, कैसा है, या उसको नेक्स्ट डे क्लास में डिस्कस कर लूंगा। अगर किसी को लगता है ना मेरा नाम नहीं आना चाहिए, कि मुझे नहीं पता, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो भी कर सकता है। बट डू क्लियर आउट योर क्वेरीज। अगर अभी की क्वेरी आप पूरे सेशंस कंप्लीट होने के बाद 75th लेक्चर में पूछते हो ना, मैं आपको बता दूं, मैं आपको अगर समझाने की कोशिश भी करूंगा ना, तब आप आधी चीजें नहीं समझ पाओगे, बिकॉज इतनी सारी चीजें माइंड में आ गई है, इतनी सारी चीजें माइंड में आ गई है, राइट। देयर इज अ प्रोसेस कॉल्ड एज लर्न, अनलर्न एंड रीलर्न। मैं आपको बताता हूं, ये ना आप में से हर स्टूडेंट ने रियलाइज किया होगा। क्या बोल रहा हूं मैं? लर्न, अनलर्न एंड रीलर्न। मैं इस चीज में मानता हूं बहुत ज्यादा, उसकी रीजन बताता हूं आपको। अभी सपोज अपन लर्निंग कर रहे हैं, ठीक है, हम चीजों को समझ रहे हैं, हमने मैकेनिज्म समझा, हमने कास्केडिंग इफेक्ट समझा, हमने काफी सारी चीजें समझी। अब यहां पे से चीजें हम समझ ही रहे थे, तो यहां पे एक कोई तो चीज है जो आपको नहीं समझी है, आपने क्लियर नहीं किया, चलो बाद में देखेंगे। अब इसके बाद आपने आगे की लर्निंग कंटिन्यू रखी, आप आगे पढ़ते ही जा रहे हो, पढ़ते ही जा रहे हो, पढ़ते ही जा रहे हो। अगर ये गलत समझा और इसके डिपेंडेंट में ये सब चीजें हैं, तो वो सब चीजें भी आपने गलत समझी है, या आपको वो प्रॉपर तरीके से याद नहीं आएगी एग्जाम में। अब इसका सोल्यूशन क्या है? ये जो भी पार्ट है ना, ये पूरा अनलर्न करना पड़ेगा, वापस इसके पास आना पड़ेगा, इसको रिपेयर करना पड़ेगा, जो गलत समझा उसको रीलर्न करना पड़ेगा, और ये पढ़ने बाद वापस ये पढ़ना पड़ेगा। एंड लेट मी टेल यू गाइस, ये इस वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स इंटरमीडिएट में फेल होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स, सिर्फ इसी वजह से। बिकॉज जब तक हमें पता चले कि यार ये गलत पढ़ लिया था और इसकी वजह से ये भी गलत हो गया है और ये हमें सब रीलर्न करना पड़ेगा, तब तक एग्जाम हो जाता है, फिर उसके लिए दूसरा अटेम्प्ट लग जाता है। तो इसके लिए जो चीज जहां डाउट है वहीं के वहीं क्लियर करो, टीचर को आगे बढ़ने नहीं देने का। नहीं सर रुको, ये समझाओ, ये नहीं समझा सर, वापस समझाओ, सर मैं बहुत डम है, वापस समझाओ, तीसरी बार समझाओ सर, कोई दिक्कत नहीं है। कोई स्पेसिफिक डाउट है पूछ लो, शर्म आ रही है अकेले में पूछो, बट पूछो एंड क्लियर करो चीजों को, ठीक है। चलो मैं ये सामने दिखाता हूं, आप इसको अगर नोट डाउन करते हो तो बहुत अच्छी बात हो जाएंगी, बिकॉज ये सेम चीज हमें बहुत बार काम आने वाली है। यहाँ पे ये भी अगर आपको लिखना है तो भी मैं स्क्रॉल करता हूं, ये वाला पार्ट भी आपको लिखना है तो भी मैं स्क्रॉल करता हूं। ये कंप्लीट होने के बाद मैं समरी बुक के ऊपर बात करूंगा, उसके बाद हम इसके कुछ नोट्स लिखेंगे और आगे बढ़ेंगे। जो भी अभी तक समझाया है सबको क्लियर है? लर्न रीलर्न वाला कंसेप्ट भी क्लियर है सभी को? यस और नो? चलो गो अहेड। कोई डाउट है पूछ लो, मैं यही हूं। डन। हेलो हेलो, लिख लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। मैं डन पूछ रहा हूं तो जरूरी नहीं है हाँ ही बोलना है, नहीं हुआ है तो ना बोलना है, टाइम लेना है और लिखना है अच्छे से।
मैं इसको स्क्रॉल कर लेता हूं, जिनको ये लिखना है लिख लो। एक चीज हमेशा याद रखना, आपने पैसे भरे हैं, फीस भरी है, जो आईसीआई के पास, कोचिंग क्लास के पास, जिसके पास भी, चीजें समझने के लिए भरी है, एग्जाम में पास होने के लिए जो भी कंटेंट रिलेवेंट है वो आपको मिलना चाहिए, उसके लिए भरी है। जब तक आपको चीज क्लियर नहीं होती है, आपने उस चीज को छोड़ना नहीं है। ठीक है, चलो ये हो गया हो तो आगे बढ़ते हैं। चल 2 मिनट के लिए ध्यान देना, समरी बुक और क्लास वर्क बुक, इन दोनों चीजों को समझ लेता है, एंड देन लेट अस रिज्यूम विद द कंटेंट। सिर्फ ध्यान देना, लिखना मत, स्क्रीनशॉट ले लेना बाद में। पहली चीज आपका जो क्लास वर्क कम होमवर्क, राइट, बचपन में अपन क्लास वर्क होमवर्क बोलते थे, जो भी, ये बुक आपकी एक ही रहेगी, ये मेन बुक है, मैं इसको मेन बुक बोलूंगा। ठीक है, दिस इज योर मेन बुक। यू नीड टू प्रिपेयर अ समरी बुक। जो मेन बुक है आपकी, ये लगभग 200 पेज के आसपास जाएंगी, सपोज उतना कंटेंट हमें मिलने वाला है लिखने के लिए। समरी बुक आपकी नॉट मोर देन 50 पेजेस, 50 पेजेस के अंदर समरी बुक होनी चाहिए। इसके अलावा अपने पास आईसीईआई का मॉड्यूल, या सीएमए वालों के लिए आईसीएमआई का मॉड्यूल, प्लस इसके अलावा मेरे नोट्स भी होंगे आपके पास। ये तो सब एडिशनल रेफरेंस। ठीक है, मेनली ये और ये चीज काम की आएगी। अगर एग्जाम में पास होना है, ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है, प्लस जो स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया हुआ है उनके फीडबैक के हिसाब से बोल रहा हूं, अगर आपको पास होना है तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। अगर ये टूल आपने प्रॉपर से बनाया, ये यूज तो एग्जाम के पहले होगा, अगर बनाया आपने प्रॉपरली, एग्जाम के पहले विद इन नो टाइम आप चीजों को रिवाइज कर पाओगे और एग्जाम में आपका परफॉर्मेंस उतना इंप्रूव होगा। ठीक है, ये कितना अच्छे से बनता है नहीं बनता है फर्क नहीं है, ये कितना अच्छे से कवर होता कवर नहीं होता फर्क नहीं पड़ता। समरी बुक इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नाउ सी, क्लास में जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं, या जो भी मैं आपको नोट करने के लिए दे रहा हूं कि इसको नोट कर लो, इसको लिख लो, ये सब आपने आपके मेन बुक में लिखना है। कुछ होमवर्क अगर मैं दे रहा हूं, आपने इसमें करके आना है। आपको अगर अलग से लगता है कि ये सर ने मुझे लिखने नहीं कहा बट मुझे लिखना है, आप अपने हिसाब से सेल्फ नोट्स लिख लो वहीं साइड में। ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स को डेकोरेशन करने नहीं आता बुक में, कि कलर्स वगैरह नहीं यूज करना चाहते हो, एक सिंगल कलर का हाइलाइटर ले लो, एक सिंगल कलर का हाइलाइटर। सपोज आप अगर ब्लैक पेन यूज करते हो लिखने के लिए, ठीक है, आपके पास एक येलो ग्रीन कलर का एक हाइलाइटर रखो, नॉर्मल वाला, ऐसे टाइप का कोई हाइलाइटर, ये टाइप का कोई हाइलाइटर एक आपने अपने पास रखना है। उसके साथ साथ आपने एक अलग कलर की पेन रखनी है, कोई भी, रेड कलर ले लो, ब्लू ले लो, या ग्रीन ले लो, कोई भी कलर की। ये किस लिए, जो मार्जिन होते हैं ना, अपने बुक के मार्जिन होते हैं, उन मार्जिन में अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज है कि ये पूरे पेज में ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये वाली थी जो मैंने लिखी है, उसको मार्जिन में शॉर्टकट में लिख के रखने का, मार्जिन में लिख के उसको स्टार मार्क करने का, और जो मेन पेज है आपका वहां पे जाके आपने स्टार मार्क कर लेना कि इसकी चीज मैंने यहां पे मार्क की हुई है। तो जब आप ये पढ़ोगे जो इंपॉर्टेंट है, बुक्स खोले हैं, पेजेस पलटने हैं, बस फटाफट फटाफट, तो मार्जिन देख लेने का, ऊपर वाला मार्जिन या साइड वाला मार्जिन या नीचे वाला मार्जिन, जो भी, वो देख लेने का। और वो देखते समय आपको दिखा कि यार ये याद नहीं आ रहा यार ये क्या है, उधर स्टार मार्क किया हुआ है, नीचे भी स्टार मार्क किया हुआ है, आके नीचे चेक कर लो। ठीक है, अब ये तो आप लिखोगे अलग कलर के पेन से। अगर आपको लगता है कि बहुत बड़ी चीजें लिखने के लिए मैं काम करता हूं, वहीं के वहीं मार्क कर लेता हूं, आप हाइलाइटर यूज करके मार्क कर लो। तो मार्क करना है तो हाइलाइटर यूज करना है, उसको शॉर्ट में लिखना है, या कोई इंपॉर्टेंट एकदम इंपॉर्टेंट चीज है ऊपर जाके लिख लेना है उसको। ठीक है, जब भी आप नॉर्मल बुक में जो भी चीजें लिखते हो, सपोज इफ दिस इज योर पेज फॉर एग्जाम्पल, यहां थोड़ी सी मार्जिन छोड़ी हुई है,
राइट, यहां थोड़ी सी मार्जिन छोड़ी हुई है, मैं इन मार्जिन का यूज क्या करना है वो तो आपको बताया हूं, नीचे तो बहुत कम मार्जिन छोड़ी हुई है। मैं हर बार सजेस्ट करता हूं स्टूडेंट्स को कि आपने मार्जिन के ऊपर यहां 2-3 लाइन छोड़ने हैं, ऐसे ही छोड़ने हैं, ऊपर भी 1-2 लाइन छोड़ दो। कल जाके अगर आपको लगता है कि उस पर्टिकुलर कंसेप्ट की ही रिलेटेड कोई तो चीज है, मुझे पेज नंबर का रेफरेंस देना है, वहां कुछ ऐड करना है, या जब आप खुद से पढ़ोगे वहां आपको सिंपल लैंग्वेज में, हिंदी में, मराठी में, आपकी मदर टंग में कुछ लिखना है, आपके पास जगह होना जरूरी है। ठीक है, तो आपका जो पेज है जितना आपको दिया गया है ना, उससे 2 लाइन आप कम यूज करोगे, 1-2 लाइन ऊपर छोड़ दो, 1-2 लाइन नीचे छोड़ दो, हमेशा कंपलसरी। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा अगर आपको आदत है बचपन से पेज नंबर्स लिखने की नोटबुक में और उसकी इंडेक्स बनाने की, ये भी मैं रिकमेंड करता हूं, बिकॉज जब आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई टॉपिक सपोज पढ़ना है, वहां पे जाओ, वैल्यू ऑफ सप्लाई देखो, जाके देख लो, ज्यादा टाइम नहीं लगता, रोज का रोज नंबर डालते जाने का, इंडेक्स फिलअप करते जाने का, इफ पॉसिबल, नहीं किया तो भी आपके ऊपर कोई दिक्कत नहीं है। बट ये मार्जिन वाला पॉइंट जो मैंने कहा, ये कंपलसरी फॉलो करना है। होमवर्क वाला पॉइंट जो मैंने कहा, कंपलसरी फॉलो करना है। क्वेश्चन आंसर जब हम सॉल्व करेंगे, बीट डिस्क्रिप्टिव और बीट न्यूमेरिकल्स, कुछ जगह पे मैं आपको बोलूंगा ये एग्जाम में पहले आया था, ये हर बार आता है, ये इंपॉर्टेंट है, आपने जाके मार्क कर लेना है, यहां हाइलाइटर से हाईलाइट करना है क्वेश्चन को। कहीं कोई एडजस्टमेंट है जहां पता है कि मेरी हर बार गलती हो रही है, यहां सर बोल रहे हैं कि ये एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां बच्चों की गलती होती है, वहां पे हाईलाइट कर लेने का, ये एडजस्टमेंट मेरे को एग्जाम के पहले देखनी है जाके। ठीक है, सो दैट इज वन मोर पॉइंट दैट यू नीड टू कंपल्सरीली टेक केयर ऑफ, इतना करना ही करना है। अब सर ये आप बोल तो रहे हो, बट प्रैक्टिकली कैसे करना मुझे नहीं समझ रहा है, उसका सोल्यूशन एक ही है, स्टार्टिंग के पहले 2-3 चैप्टर्स, अभी मे बी आज तो 4th लेक्चर है आई गेस, लेट 7-8 लेक्चर्स गो, आपने जो भी मेंटेन किया है फोटो खींचो, एक पीडीएफ फाइल में मुझे भेजो, मैं इंडिविजुअली गो थ्रू करूंगा सभी का, और क्लास में कॉमन डिस्कशन लूंगा कि कहां कहां गलतियां हो रही है, क्या क्या करना चाहिए, जिसका सबसे बेस्ट लगा मैं यहां आपको दिखा दूंगा कि इस तरीके से आप आइडियली लिख सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गया क्लास की चीज। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है समरी बुक। समरी बुक सिर्फ 50 पेजेस का होना चाहिए, लगभग 10 चैप्टर है हमारे बुक में, आपने एक चैप्टर को नॉट मोर देन 2 to 3 पेजेस देने हैं। आपका समरी बुक तभी बनेगा जब आपका वो मेन चैप्टर जिसकी आप समरी बनाने हो वो मेन बुक में हो चुका है, मतलब आपके पास आपका लेक्चर हो जाना चाहिए, आपका मेन बुक में खुद लिख करके हो जाना चाहिए, जो भी मैंने लिखा है, जो भी आप लिखना चाहते हो। आईसीएआई का मॉड्यूल जो हम साथ में देखेंगे, अगर हम नहीं देख रहे हैं कहीं जगह पे, आपने खुद से देखना है एक बार, जो मेरे नोट्स है वो भी हम यहां रेफर करेंगे, अगर कुछ रह जाता है आपने देखना है पहले, भले मैं आगे डिस्कस करूंगा, आपने देखना है। इन शॉर्ट प्री रिक्विजिट्स बता रहा हूं, लेक्चर होना चाहिए, मेन बुक होना चाहिए, आईसीएआई मॉड्यूल होना चाहिए, मेरे नोट्स होने चाहिए, चारों चीजें होने के बाद ही उस चैप्टर का समरी बुक बनेगा, अदरवाइज समरी बना के मतलब नहीं है। ठीक है, मतलब आपको पूरा नॉलेज उस चैप्टर के बारे में, तभी आप उसको 2 से 3 पेज में फिट कर पाओगे। नाउ प्लीज पे अटेंशन, सर समरी बुक इतना इंपॉर्टेंट है तो सर आप क्यों नहीं बना के देते? मैंने समरी बुक बनाया है, वो आपको मिल जाएगा, बट हर स्टूडेंट का दिमाग अलग अलग होता है। कहीं जो कोई एक कंसेप्ट महक को समझो बहुत पसंद आता होगा, आरजू को नहीं आता होगा। अच्छा, कोई एक चीज मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रही होगी बिकॉज एग्जाम्स में आई है, बट आपको लग रहा है नहीं ये पक्का नहीं आएगा, तो आपको उस हिसाब से जाना है, कोई दिक्कत नहीं है। Each and every student has a different mindset, has a different approach, has a different strength, has a different weakness. I want you to make the summary book as per your SWOT analysis. इसलिए मैं बोल रहा हूं ये स्टूडेंट अगर खुद बनाता है ना तो बहुत जरूरी है, बहुत अच्छा हो जाता है, बिकॉज स्टूडेंट अपने हिसाब से उसको रिवाइज कर सकता है। राइट, तो एंड में जो मैं मैराथन सेशन लूंगा, जिस मैराथन सेशन में 5-6 घंटे में पूरा जीएसटी हम पढ़ने वाले हैं, वो हम समरी बुक में से ही पढ़ेंगे जो मैंने बनाई है, उसमें से हम पढ़ेंगे। बट एट द सेम टाइम अगर आपकी बुक तब तक रेडी रहती है, आप उसी में वहां पे चेंजेस कर सकते हो, उसी को रिफर कर सकते हो, वहीं एडिशंस डिलीशंस कर सकते हो, यू कैन फाइनलाइज इट। राइट, एंड बिलीव मी, एग्जाम के पहले 1000 पेजेस पढ़ना बहुत डिफिकल्ट है, बट एग्जाम के पहले 50 पेज तो आप 3-3, 4-4 बार भी पढ़ सकते हो, वेरी इजी। हमने सुना है ना लोगों को, सीनियर्स को, यूट्यूब पे वगैरह बहुत वीडियो सुने होंगे आपने कि यार 10-10 बार रिवाइज करना पड़ता है, 5-5 बार रिवाइज करना पड़ता है, और अपन जब बुक देखते तो हमको लगता है कि यार इतना कैसे पढ़ते होंगे ये लोग तो 12-12 घंटे, 15-15 घंटे, 24 घंटे पढ़ाई करते होंगे। ऐसा कुछ नहीं है, अगर हमारी समरी बराबर से रेडी रही ना, यू विल नीड नो टाइम टू रिवाइज। रिविजन का मतलब क्या है? बार बार उसी चीज को देखना सॉरी, बार बार उसी चीज को अपने आंखों के सामने से निकालना, अपने माइंड में उसको बार बार डालते रहना, बस इतना ही काम है रिविजन का। तो वो तो छोटे बुक से भी हो सकता है। ठीक है, देखो एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं आपको। मुझे बताओ, आपने इतने सारे मूवीज देखे हैं, फिल्म्स देखे हैं, थिएटर परफॉर्मेंसेस देखे होंगे, या आपने स्कूल टाइम में खुद भी कहीं जगह पे पार्टिसिपेट किया होगा। टेल मी वन थिंग, अगर 3 मिनट का गाना है जिसपे आपको डांस करना है, आप उसका रिहर्सल कितने मिनट का करते हो? 3 मिनट्स का गाना है, सभी स्टूडेंट्स के आंसर चाहिए चैट बॉक्स में। 3 मिनट्स का अगर सॉन्ग है, आप उसके ऊपर रिहर्सल कितने मिनटों का करोगे? कितने मिनट में परफॉर्म करके देखोगे मैं कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं, कितने मिनटों में? टेल मी वन थिंग, बोलो। विल इट बी 3 मिनट्स, लेस देन 3 मिनट्स और मोर देन 3 मिनट्स?
रिहर्सल की बात कर रहा हूं मैं, प्रैक्टिस की बात नहीं कर रहा हूं दिशा, रिहर्सल की बात कर रहा हूं। एग्जैक्टली 3 मिनट आपने करके देखना है। अगर 3 मिनट्स का सॉन्ग है, 3 मिनट्स का सॉन्ग है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, 3 पे एंड हो रहा है, तो आपको भी रिहर्सल करते समय 0 से स्टार्ट करके 3 पे एंड करके देखना पड़ेगा कि क्या मैं उतने ही समय में सॉन्ग के फ्लो के साथ परफॉर्म कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं। उसकी प्रैक्टिस भले हजारों घंटों की हो सकती है, फर्क नहीं पड़ता, बट आपको जो ट्यून सॉन्ग की सेट की हुई है उसके हिसाब से उस सॉन्ग के ट्यून के टाइम पे वो स्टेप आ रही है क्या नहीं, ये आपको देखना पड़ेगा। इसके लिए आपने 3 मिनट के गाने का रिहर्सल 3 मिनट में ही करना पड़ेगा, न लेस न ज्यादा, तभी तो आप वहां परफॉर्म कर पाओगे ना। मुझे बताओ, अगर कोई बीट आती है सॉन्ग में और वहां पे जो आपकी स्टेप है वो उस बीट के साथ मैच नहीं होती है, देखने के लिए परफॉर्मेंस खराब लगेगा या नहीं लगेगा? बिल्कुल खराब लगेगा। आपकी जो स्टेप है, जो आप नाच रहे हो, उसमें जो स्टेप आप दे रहे हो वो आपके सॉन्ग के बीट के साथ मैच होनी चाहिए। ये तो प्राइम एसेंस है ना डांस का, उसके अलावा डांस हो ही नहीं सकता। तो अगर ये होना जरूरी है तो ये सेम चीज यहां भी एप्लीकेबल होती है। मुझे बताओ, चेंज कौन कर सकता है, एडजस्ट कौन करेगा? आप करोगे, इंस्टीट्यूट करेगा, अपने को करना है। हमने कम पढ़ा तो हम फेल होंगे, हमने ज्यादा पढ़ा तो हमें ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। इंस्टीट्यूट तो नहीं बोलेगा ना, अरे यार ये बच्चों ने ना इस बार कम पढ़ा है, कोविड है, थोड़ा सा काम करता है, इनको ना पास कर देते हैं, 40 के जगह पे ना 20 मार्क्स की पासिंग रखते हैं। नहीं भाई, वो वैसा नहीं करेंगे। मुझे बताओ, एग्जाम के एक दिन पहले आपको पेपर पैटर्न पता होगा ना, कब पेपर होते हैं। सपोज फर्स्ट को पेपर है तो सेकंड को छुट्टी होगी, थर्ड को पेपर है तो फोर्थ को छुट्टी होगी, सपोज फिफ्थ को पेपर है तो सिक्स्थ को वापस छुट्टी होगी, फिर सेवेंथ को पेपर होगा, राइट। आई गेस टैक्सेशन इज पेपर नंबर 4। तो मतलब आपको ये सिक्स्थ का डे जो है यहां हॉलीडे मिलेगा, यहां आपको स्टडी लीव मिलेगी, राइट। और यहां पे आपका पेपर होगा। यहां पेपर आपका 2 PM को होता है टैक्स का, यहां पे आपका पेपर 5 PM को कंप्लीट होता है, अगर टाइमिंग्स यही रहते हैं तो यहां 5 PM को आपका पेपर कंप्लीट हो जाता है। इस दिन पे मैक्सिमम 2 से 3 घंटे ही आप पढ़ पाओगे, अज्यूमिंग रात को 12 बजे तक। इस दिन पे आप 12 घंटे भी पढ़ सकते हो, नो डाउट, और इस दिन पे आप अगेन 2 to 3 आवर्स पढ़ पाओगे। एवरेज पकड़ रहा हूं मैं, कोई स्टूडेंट ज्यादा पढ़ेगा, कोई कम पढ़ेगा। मुझे बताओ, 12+2 14+2 16, कुल मिला के आपको टैक्स पेपर के लिए पढ़ने के लिए समय बचता है 16 आवर्स। 16 आवर्स आपको बचते हैं। नाउ टेल मी गाइस, 16 आवर्स में आपने समझो इनकम टैक्स और जीएसटी दोनों मिलाकर के 180 आवर्स का क्लास कर लिया। लेक्चर 180 घंटे के किए, हर चीज क्लियर है सर, एवरीथिंग क्लियर, सब याद है सर, आपने जो बोला ना हर चीज आती है सर। बट मुझे एक बात बताओ, इज इट प्रैक्टिकल 180 घंटे की चीज आप 16 घंटे में रिवाइज कर पाओगे? नहीं है प्रैक्टिकल। अरे 180 घंटे क्या, मैं बोलता हूं आपको 40 आवर्स की चीज को भी 16 घंटे में रिवाइज करना बहुत डिफिकल्ट है। तो मुझे मटेरियल बनाना है जो मुझे उस दिन पे सिर्फ उठाना है और मुझे रिवाइज करने के लिए लेना है। उस दिन मैं ये नहीं सोचूंगा अरे ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सर ने बताया था, ये नहीं बताया था, उस दिन मैं ये नहीं सोचूंगा। मुझे ये सब पहले ही सोच समझ के सब बना के रेडी रखना है। तो मेरा परफॉर्मेंस जो है लास्ट डे का वो 16 घंटे का होगा। अगर मेरा परफॉर्मेंस 16 आवर्स का होने वाला है तो मुझे मेरा रिहर्सल भी 16 आवर्स का करना पड़ेगा। मुझे बताओ, अगर आपका एग्जाम 3 आवर्स का है तो आप पेपर लिखने का जब प्रैक्टिस करते हो वो आप 3 आवर्स का करते हो या 4 आवर्स का करते हो? 3 घंटे का ही करोगे ना। स्पीड मैच होनी चाहिए, टाइम मैनेज करते आना चाहिए, सब आंसर्स अटेम्प्ट हो रहे हैं चेक करने के लिए। फाउंडेशन में इसमें से कुछ आधी अधूरी चीजें आपने की होंगी 100%, राइट। तो मुझे सिर्फ इतना बोलना है कि अगर 16 आवर्स में आपको पूरा टैक्स रिवाइज करना है, जिसमें से पकड़ लेते हैं सपोज कि यार 10 आवर्स अप्रोक्सीमेटली इनकम टैक्स को जाएंगे, तो आपके पास सिर्फ 6 आवर्स बचते हैं जीएसटी को। अब 6 आवर्स में मैं पूरा जीएसटी कैसे रिवाइज करूं? अगर मैं आपको बोल दूं ये लो मेरे नोट्स, ये 200 पेज के नोट्स है, आपके नोट्स 200 पेज के बन जाते हैं, और उसके बाद समझो आईसीआई का मॉड्यूल 200 पेज का, 600 पेज हो गए। 600 पेजेस 6 घंटे में आपने पढ़ने हैं, मतलब 1 घंटे में आपने 100 पेजेस पढ़ने हैं। मतलब क्या समझ रखा है आपने आपको? मशीन भी शायद इतना फास्ट नहीं पढ़ पाएंगी, पॉसिबिलिटी है उसकी भी, राइट। सो बेसिकली आई एम जस्ट ट्राइंग टू से कि आपका जो समरी बुक बनेगा ना, ये अगर 50 पेजेस का बनता है तो वो 6 घंटे में 50 पेजेस देखना बहुत आसान है। अच्छा, एक बार नहीं, 6 घंटे में आप 50 पेज 2 बार पढ़ सकते हो, और उसी रिवीजन की मैं बात कर रहा हूं। उसके लिए समरी बुक जरूरी है। ये रहा वाई समरी बुक। नाउ व्हाट विल यू पुट इन दी समरी बुक? जो भी आपने कंटेंट ये चारों चीजों में पढ़ा है, लेक्चर्स हो गए, आपकी बुक हो गई, मेरी बुक हो गई और आईसीएआई की बुक हो गई, इन चारों बुक्स में से जो भी चीज आपको लगती है इंपॉर्टेंट है, पहले चैप्टर में मैं गाइड करूंगा आपको कि कैसे करना है। एक बार आप लाइन पे लग गए ना, फिर आप खुद करेंगे। पहले चैप्टर में मैं गाइड करूंगा और मैं चेक भी करूंगा, आपका फोटो लेके मैं चेक करूंगा। तो यहां पे आपने ये समरी बुक मेंटेन करना है, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं पॉइंट फॉर्म में लिखना है, फ्लो चार्ट बनाना है, जो भी आपको ठीक लगे। आपको लगता है कोई डायग्राम ड्रॉ करूं, कर लो बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी आपको कन्वीनियंट लगे आपने वैसे प्रेजेंट करना है। बस आपका पूरा चैप्टर 2 से 3 पन्नों में कंप्लीट होना चाहिए समरी बुक में।
छोटे छोटे फॉन्ट में लिखो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, नंबर ऑफ पेजेस शुड बी लेस। हाँ, बट वो पढ़ते आना चाहिए, विजिबल होना चाहिए, रीडेबल होना चाहिए, उतना ध्यान रखना, ठीक है। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट प्रैक्टिस, हम जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना हमारा एक्चुअल जो टाइम है परफॉर्म करने का, हम उसको मैच कर पाएंगे एज गुड एज दैट। एंड इसीलिए आपने समरी बुक मेंटेन करना है। अच्छा, यहां पे जब हम प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल्स देखेंगे, जो जो क्वेश्चंस कंप्रीहेंसिव है या जो जो इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स है, इन चीजों को भी हमें यहां पे लिखना है। पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस के बारे में मैं डिस्कशन करूंगा क्लास में। उन क्वेश्चन आंसर्स में से जो जो इंपॉर्टेंट लग रहे हैं उनका नाम दे देना है कि इस बुक के इस पेज नंबर पे ये क्वेश्चन है, मुझे एग्जाम के पहले दिख के जाना है, ठीक है। हर चीज इंपॉर्टेंट नहीं होती। हाँ, इंपॉर्टेंट चीज आपकी अलग होगी, मेरी अलग होगी, पॉसिबल है, बट हर चीज इंपॉर्टेंट नहीं होती। पूरी की पूरी बुक वापस से नहीं बनानी है, अगर वो कर रहे हो तो मत करो, ठीक है। आपको थोड़ी सी आइडिया आ गई होगी क्यों करना है, ये तो पक्की आइडिया आई है, कैसे करना है ये हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे, डोंट वरी। आपकी समरी बुक जैसे ही चैप्टर क्लास में कंप्लीट होता है, सपोज नाउ से 25 फेब को आपका चैप्टर नंबर 1 एंड 2 कंप्लीट हो गया फॉर एग्जांपल, आपको मुझे इसके बाद 4 दिन में आपको दूंगा, 4 दिन के अंदर आपने समरी बुक मुझे सबमिट करना है, कंपलसरी। आई विल जस्ट क्विकली गो थ्रू इट, कहां गड़बड़ है मैं इंडिविजुअली बताऊंगा या क्लास में डिस्कस करूंगा, ठीक है। आपने पूरा क्लास कर लिया और आपने समरी बुक मेंटेन नहीं की, अगर बिलीव मी गाइज आपका परफॉर्मेंस अफेक्ट होगा, काफी ज्यादा हद तक अफेक्ट होगा। तो ये एडिशनल चीज हमें करनी है। मैं होमवर्क यूजुअली क्लास में ज्यादा नहीं देता हूं, मिनिमम देता हूं, ताकि स्टूडेंट का टाइम समरी बुक खुद की पढ़ाई करने में ज्यादा जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ करोगे ही नहीं, उस पर नजर कैसे रखनी है वो मेरा काम है, वो मैं बराबर करूंगा, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर है सभी को? कैन आई गेट अ यस और नो और थम्स अप? क्या लगता है आपको, जितना मैंने बताया करके तो आप देखोगे, बट क्या लगता है समरी बुक काम का होगा? यस, काम का होगा समरी बुक? आजरू बोल रहा हूं, आरजू बोल रही है कि यार ये स्टार का पॉइंट वापस से बताओ। देखो, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूं, जो आपका मेन बुक होगा जिसमें आप अभी शायद लिख रहे होगे, उस बुक में मार्जिन में आपने शॉर्ट शॉर्ट में आपके पॉइंट्स लिखने हैं। अगर आपको लगता है कि ये पेज पे सबसे इंपॉर्टेंट वाला ये वाला पॉइंट है, उसको ऊपर लिख दो शॉर्ट शॉर्ट में एकदम, मतलब अगर यहां 1 सेंटेंस है तो वहां 1 वर्ड लिख दो और उसको ना स्टार मार्क कर दो, और नीचे जिस पॉइंट का आपने पॉइंट बनाया उसको भी स्टार मार्क कर दो। तो आप जब पेजेस पलटी करोगे या आप जब आपकी समरी बनाओगे, तब आप सिर्फ मार्जिन में जाके देखोगे, और आपको अगर लगता है कि यार ये मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, तो वो स्टार लिखा हुआ है आपने, बस स्टार पे जाके आपने मेन बुक में आपके चेक कर लेना कि एग्जैक्टली क्या किया हुआ है, ठीक है। और जो मैंने इंडेक्स बोला ना आपको, यहां मेंटेन करो पेज नंबर डाल के, ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज समरी बुक में आप उसका रेफरेंस दे सकते हो कि इस पेज पे ये चीज है वो मुझे पढ़नी है, या इस चीज में से मैंने ये लेके आया हूं करके, ऐसा समझ रहे हो बात को? यस, चलिए कमिंग बैक, कास्केडिंग इफेक्ट क्लियर है सभी को? राइट, कास्केडिंग इफेक्ट क्लियर है सभी को? हाँ या ना? चलो ग्रेट। नाउ कमिंग बैक टू वन लास्ट टॉपिक फॉर टुडे एंड देन वी कैन स्टॉप मे बी, और वो टॉपिक है ड्यूअल जीएसटी स्ट्रक्चर। मुझे बताओ, हम क्या बोलते हैं इंडिया इज अ फेडरल कंट्री? व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड फेडरल? फेडरल मीनिंग क्या है? फेडरल कंट्री जब हम बोलते हैं ना, फेडरल की मीनिंग क्या है? आपको पता होना चाहिए ये चीज, बताओ फेडरल की मीनिंग क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड फेडरल? नो वन? इकोनॉमिक्स, सिविक्स पढ़ा है आप लोगों ने, हिस्ट्री पढ़ा है आप लोगों ने स्कूल में? Disha says the powers are not concentrated on one authority. Okay, fine. See, when we talk about Indian country, India is a country where there are two types of governments. One is central government, another one is state government. If I talk about Maharashtra, central government में मोदी बैठे हैं, state government में उद्धव जी बैठे हैं, ठीक है? So we have two governments. अब अगर मैं महाराष्ट्र में रह रहा हूं तो मैं बोलूंगा कि मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट की नहीं सुनूंगा, मैं सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की सुनूंगा, चलेगा क्या? नहीं, आपको महाराष्ट्र गवर्नमेंट के रूल्स भी फॉलो करने हैं, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स भी फॉलो करना है। इन द सेम मैनर वी हैव टू अथॉरिटीज हु आर लेविंग द टैक्सेस। इस वजह से इंडिया में जीएसटी भी ड्यूअल जीएसटी लाया गया, सिंगल जीएसटी नहीं है इंडिया में। सिंगल जीएसटी मतलब क्या? एक अथॉरिटी, सपोज सेंट्रल गवर्नमेंट, और वो जीएसटी लगा रहा है फॉर एग्जांपल। इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में ड्यूअल जीएसटी है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी जीएसटी लगाता है, स्टेट गवर्नमेंट भी जीएसटी लगाता है। आइला सर डबल जीएसटी मतलब ये तो टैक्स वन टैक्स हुआ ना? ना 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 ना, डबल जीएसटी तो पक्का नहीं है। कैसे बताता हूं, आपने अगर गुड्स या सर्विस सेल किए, ये गुड्स या सर्विस इंट्रा स्टेट हो सकते हैं, इंटर स्टेट हो सकता है। इंट्रा क्लियर होगा। इंट्रा स्टेट मतलब एक स्टेट के अंदर में सप्लायर भी है, कस्टमर भी है। इंटर स्टेट मतलब दो अलग अलग स्टेट में है, एक स्टेट में सप्लायर है, दूसरे स्टेट में कस्टमर है, राइट?
अब जैसे जैसे आपके एक ही स्टेट में ट्रांजैक्शन होता है, तो एक स्टेट के अंदर अगर ट्रांजैक्शन होगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी आ जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट भी आ जाएगा। सपोज रेट ऑफ टैक्स इज 18%, सपोज, तो 18% का 50% सेंट्रल के पास, 50% स्टेट के पास, मतलब 18% का 9% यहां, 9% यहां, कितना हो गया? 9 + 9 = मतलब जितना भी टैक्स है आधा सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी इन द नेम ऑफ CGST, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, आधा पैसा स्टेट गवर्नमेंट लेंगी, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और अगर इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन होता है जहां दो अलग अलग स्टेट में लोग हैं, तो वहां IGST, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यहां 100% एक ही जगह जाएगा। तो सपोज 18% है तो 18% ही रहेगा, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट लेने वाली है। गेटिंग द पॉइंट? यस और नो? तो इंडिया इज अ फेडरल कंट्री, इसीलिए इंडिया में ड्यूअल GST स्ट्रक्चर है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी पिक्चर में है, स्टेट गवर्नमेंट भी पिक्चर में है। इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन होगा तो जो भी आपका टैक्स रेवेन्यू 50% सेंटर के पास जाएगा, 50% स्टेट के पास जाएगा। अगर दो स्टेट के बीच में ट्रांजैक्शन है तो दोनों स्टेट गए साइड में, सेंट्रल गवर्नमेंट आके पूरा पैसा 100% लेके जाएगा, वो खुद बाकी दोनों स्टेट्स में बांटेगा जाके बाद में। कंसेप्ट क्लियर है सभी को ड्यूअल GST स्ट्रक्चर का? फटाफट से नोट डाउन, क्वेरी है तो पूछो, स्टॉप करेंगे इसके बाद। डन? Mehak is asking, sir, but how IGST central government will collect and distribute among both the states? It should be given to the state where consumer is there ना, as GST is a consumption based tax. नहीं agreed, मैं बात कर रहा हूं कलेक्ट कौन करेगा? कलेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा, वो जब दोनों स्टेट्स में बांटेगा तो जो मेजर चंक है वो कंज्यूमर वाले स्टेट में बांटेगा, ठीक है? मिशफा इज सेइंग, सर प्लीज रिपीट इंटर स्टेट वाला पार्ट। सी इंटर स्टेट के केस में क्या होता है, जहां पे इंटर स्टेट है वहां पे दो स्टेट्स इन्वॉल्व हो जाता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट पिक्चर में आता है और बोलता है यार तुम दोनों शांत रहो, मैं कलेक्ट करता हूं टैक्स और मैं तुमको बांटता हूं बाद में। तो इंटर स्टेट के केस में क्या हो जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट आएगा और 100% टैक्स लेके जाएगा, वहां डिवाइड नहीं होगा। तो अगर 18% एप्लीकेबल है ना किसी चीज पे, 18% पूरा का पूरा लेके जाएगा कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट, IGST के नाम में, और वो बाद में जाके दोनों स्टेट्स में बांट देगा, ठीक है? मिशफा क्लियर? अच्छा, एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा, वो चीज ये है कि अगर आपको जहां भी क्वेरीज आती है और आप सेटिस्फाइड नहीं हो, शायद वो तो आप मुझे क्लियर करोगे, बट जहां क्वेरीज आती है और मैं आपको बोलता हूं थोड़ा सा रुक जाओ, ये आगे के कंसेप्ट में आएगा, उसको ना कहीं साइड में लिख लो। तो अगर वो क्लियर नहीं होता ना तो उस समय आप मुझसे पूछ सकते हो, एक पेपर बना के रखो कॉमन, जहां पे ना कोई क्वेरी जो मैं आपको बोलता हूं रुक जाओ ये बाद में आएगी, बिकॉज ये बहुत बार होने वाला है, क्योंकि चीजें एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। तो until and unless I do not give the prerequisite learning to you, you won't be able to understand the next part. तो वो हम जस्ट नोट करके रखेंगे ना तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो आपकी इंडिविजुअल क्वेरीज आप नोट करके रख सकते हो, बाद में क्लियर होगी वेल एंड गुड, नहीं क्लियर हुई तो उस टाइम पे आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है? चलो, थैंक यू सो मच गाइस, आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन एज यूजुअल एंड वी हैव लर्नड अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स टुडे। Probably tomorrow we'll continue with the next part, we'll try to complete the first chapter and then go through the notes also properly, ठीक है? चलिए, बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑल टुमारो।